हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राहुल। आज हम बात करने वाले हैं आयुष दुबे से, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। आईआईटी कानपुर से उन्होंने इंटर्नशिप की है। तो रिसेंटली 10 हैकाथॉन्स उन्होंने जीत चुके हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने 1 लाख का प्राइज जीता है हैकाथॉन्स में। गूगल के कई सारे इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं। सर्वर पार्टिसिपेट काफी किया है गूगल के, काफी ज्यादा एमएल एआई काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। Thank you for giving this opportunity. And yeah, so my name is Ayush Dubey, and I am a third year student at Kite Group of Institutions. And yeah, as you mentioned, मैं hackathons में काफी पार्ट लेता हूँ। तो फर्स्ट ईयर से ही मैंने hackathons में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। एंड द सोल रीजन वाज कि मुझे एक कल्चर मिला। मुझे कॉलेज में एक कल्चर मिला, एक सोसाइटी मिली जहाँ पे मैंने देखा जो सीनियर्स हैं उन्होंने काफी मचाया हुआ था। मतलब उन्होंने काफी फोड़ा हुआ था हैकाथॉन्स में, और वो पहले से पार्ट लेते थे। तो एक वो आ गया, पीयर वाला आ गया कि मतलब हाँ उन्होंने किया है तो मुझे भी करना है। तो वो मैंने हैकाथॉन्स की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। मैंने फर्स्ट ईयर से हैकाथॉन्स में पार्ट लेना स्टार्ट किया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं आए स्टार्टिंग में। मतलब हम जाते थे बट काफी थर्ड ईयर की टीम्स आती थी, फोर्थ ईयर की टीम्स आती थी जिन्हें बहुत ज्यादा आता था, तो हम बहुत ही बिगिनर थे। बट धीरे धीरे सीखा कि हैकाथॉन्स में क्या होता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है आइडिया, एंड आइडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक से ज्यादा। तो वो सारी चीजें मैंने सीखी। फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी हैकाथॉन्स के थ्रू। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली आईआईटी कानपुर पे इंटर्नशिप करने की। सो दैट वाज समथिंग वेरी बिग इन माय जर्नी। जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आईआईटी कानपुर सबका ड्रीम होता है लाइक, और इंटर्नशिप एट आईआईटी कानपुर वाज रियली गुड। मुझे बैक एंड इंटर्न का रोल मिला था वहाँ पे। सो आई वर्क देयर फॉर 3 मंथ्स एंड इट वाज रियली नाइस। काफी कुछ सीखने को मिलता है, और जब अर्ली स्टेज पे आपको इंटर्नशिप मिल जाती है तो यू गेट आइडिया ऑफ व्हाट यू हैव टू डू इन योर ईयर्स टू कम, लाइक सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपको क्या करना है। एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जब मिल जाता है काफी अर्ली। सो दैट वाज रियली गुड। एंड उसके बाद भी मेरा हैकाथॉन्स चलता रहा। आई गॉट इनटू लिटिल कॉम्पिटिटिव कोडिंग टू। So I was exploring, like I was exploring every domains. So I got into competitive coding. I did CodeChef. तो CodeChef पे मैंने एक महीने में आई गेस 3 स्टार कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा पॉज ले लिया। उसके बाद फिर मैं वापस डेवलपमेंट में आ गया, और डेवलपमेंट मतलब फिर मैंने एंड्रॉइड करना स्टार्ट कर दिया अच्छे से। और अभी मैं काफी मतलब मैंने काफी प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं एंड्रॉइड में काफी सारे। एंड आई एम गोइंग विथ ओपन सोर्स विथ एंड्रॉइड, and I'm also exploring freelance with Android. And there are some things that I want to achieve, like GSOC is one of the things that I want to achieve in the near future. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको आती रहेंगी। अभी आपने बताया कि इंटर्नशिप आपको आईआईटी कानपुर में मिली थी, राइट? सो यार, जी सर। आपने अप्लाई कैसे किया? अगर और कोई भी, अगर हमारे व्यूअर्स अगर जानना चाहते हैं तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? द थिंग इज कि अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो बहुत सारी मिस कर देते हैं हम। बहुत सारी आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता वो आई और मिस हो गई। तो मेरा जो था, मेरा केस था कि आई गॉट इट थ्रू एन हैकाथॉन। तो एक हैकाथॉन होता है आईटी कानपुर में, एनुअल हैकाथॉन होता है। अब तो 2-3 साल से हो रहा है, HCL हैक आईटी के। तो HCL हैक आईटी के जो होता है वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का हैकाथॉन होता है। उसमें 2 ट्रैक्स होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रैक, एक होता है साइबर सिक्योरिटी ट्रैक। सो मैंने जो पार्ट लिया था वो साइबर सिक्योरिटी ट्रैक में लिया था। एंड हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना था मशीन लर्निंग का यूज करके। सो वी वर डूइंग वेल, एंड हमने ठीक ठाक किया था। हम फाइनलिस्ट थे। वी वर नॉट एबल टू विन दैट, बट वी वर फाइनलिस्ट। So even though we were finalists, but the jury liked us and they said कि if you want to work with us, then you can, क्योंकि उन्हें नीड थी इंटर्न्स की। एंड क्यों नहीं, मतलब अगर अच्छा ऑफर होगा तो क्यों नहीं। तो उन्होंने अप्रोच किया एंड वी सेड श्योर वी वुड लाइक टू वर्क। तो वहां से मुझे ऑफर मिला था। देन मुझे पता चला कि वहां पे कितनी सारी पोस्ट आती है, कितनी सारी रिक्रूटमेंट आती है, बस हमें पता भी नहीं चलता। देन आई गॉट इनटू दैट। देन मुझे पता चला कि उनके इंक्यूबेटेड इतने सारे स्टार्टअप्स हैं आईटी कानपुर के इंक्यूबेटेड। और वो जो वहां पे उनका नेटवर्क इतना अच्छा है कि अगर किसी भी स्टार्टअप को किसी की जरूरत होती है, किसी पोस्ट होती है, तो आईटी कानपुर में वो चीज सबसे पहले फैल जाती है कि आईटी इंक्यूबेटेड स्टार्टअप को ये एक बैकएंड डेवलपर चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए। तो ये चीजें होती हैं बट हमें पता नहीं चलता है ना। आई गॉट टू नो कि कई सारे लिंक्डइन पे पेजेस हैं जो सिर्फ आईटी कानपुर वाले लोग फॉलो कर रहे थे, बाकी लोगों को पता भी नहीं था। देन ऐसे आपको पता चलता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है बट यू मिस इट। सो चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ती है। मतलब अगर आप
क्लियर है कि आपको आईटी कानपुर में इंटर्नशिप चाहिए, तो आप आईटी कानपुर के सारे क्लब्स एक्सप्लोर करो, वहाँ की सारी सोसाइटीज एक्सप्लोर करो, लिंक्डइन पे जाओ और इंस्टाग्राम पे जाओ, और वहाँ के इंक्यूबेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करो, then आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। नाइस। यार आपने हैकाथॉन्स काफी, आई थिंक 10 हैकाथॉन्स जीते हैं। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि देखो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से आपने हैकाथॉन्स करना स्टार्ट कर दिया? जनरली लोग कोडिंग भी नहीं सीखते, आपने हैकाथॉन्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया, क्यों? हाँ, तो ये तो था, मतलब मेरे अंदर पहले से एक चुल थी, मतलब कुछ क्रिएट करने का वो कीड़ा रहता है कि कुछ बनाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बीच में कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी घुस गया था, बट द थिंग इज कि वहां पे मैं कुछ बना नहीं रहा था, तो वो उतना कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, तो वो बनाने वाली चीज जो है ना वो हमेशा रहती है। और हैकाथॉन्स में क्या होता है कि आप वो चीजें बनाते हो और वो एक पर्पस सॉल्व करते हो आप, मतलब जनरली हैकाथॉन्स की थीम होती है, जैसे कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे थीम होगी, या कोई हैंडीकैप लोगों के लिए कुछ थीम होती है। तो आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो वो आपको डायरेक्टली दिखता है कि वो कोई पर्पस सॉल्व कर रहा है, तो वो चीज बेस्ट है। अगर कोई डेवलपर है उसे कोई चीजें बनाना पसंद है और वो कोई पर्पस भी सॉल्व कर रही है, तो वो चीज बेस्ट है। तो ये होता रहा, ये मेरे साथ स्टार्टिंग में मैं इसीलिए लेता था क्योंकि मैं जीतता नहीं था, स्टार्टिंग में मेरे अच्छे रिजल्ट नहीं आते थे। बट द रीजन दैट आई कंटिन्यू टेकिंग वाज दिस, कि मुझे बनाने को मिल रहा है कुछ, एंड प्लस वो कुछ पर्पस सॉल्व कर रहा है। एंड प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसे देख के खुशी तो होती है कि ये मैंने बनाया है, तो ये चीज होती थी हमेशा मेरे साथ। प्लस थोड़ा सा सीनियर्स वाला फैक्टर था कि हाँ उन्होंने फोड़ा है, तो ये था। एंड देन बाद में इट वाज लाइक कि हाँ मैं इसमें अच्छा कर रहा हूँ, जब मैंने अच्छा कर मैं एक बार मैंने जीतना स्टार्ट कर दिया, तो फिर ऐसा था कि मैं इसमें अच्छा कर रहा हूँ, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, सो आई शुड कंटिन्यू डूइंग दिस। तो ये रीजन बाद में हो गया, और स्टार्टिंग में तो वही था कि बनाना था, बस कुछ अच्छा लगता था बना के। अभी आपने रिसेंटली 1 लाख का हैकाथॉन जीता है, थोड़ी सी उसकी जर्नी बताइए, और क्या प्रोडक्ट था तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम थी और कैसे सॉल्व किया आपने? जब तो अभी रिसेंट में एक काफी बड़ा इवेंट हुआ मेरी लाइफ में, तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुआ था। तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था, एंड फॉर्चुनेटली वी बिकम नेशनल फाइनलिस्ट, एंड देन नेशनल फाइनलिस्ट के बाद हमने हैकाथॉन जीता भी। तो 1 लाख वाज द प्राइज फॉर विनिंग द हैकाथॉन। सो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन बाकी हैकाथॉन से थोड़ा डिफरेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कराती है, कोई प्राइवेट हैकाथॉन नहीं है ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ऑर्गेनाइज कराती है तो उसका स्केल जो है वो बहुत बड़ा है। तो ऑल इंडिया लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अराउंड 450 करीब इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं। 450 प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लोग अपने आइडियाज डालते हैं, अराउंड 50,000 प्लस पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और उसके बाद जाके गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस डालती हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, और उन वो ऑर्गेनाइजेशंस ही सेलेक्ट करती हैं कि कौन से आइडिया सबसे बेस्ट हैं उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन फिर सेलेक्ट करती हैं अराउंड टीम्स, मतलब हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे 2-3 टीम सेलेक्ट होती हैं। एंड फिर उनका नेशनल ऑफलाइन हैकाथॉन होता है किसी एक जगह पे। तो वो जो हैकाथॉन होता है उसमें हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे 4-5 टीम्स एक ही जगह पे होती हैं, और 36 आवर्स के लिए वो कॉम्पीट करती हैं। 36 आवर्स में उनके 4-5 जजिंग राउंड्स होते हैं। तो मिला जुला के हर 6 घंटे पे 7 घंटे पे एक जजिंग राउंड हो रहा था। तो हर जजिंग राउंड में जज किया जाता है कि हमने पहले से क्या बेटर किया, हमने जो फर्स्ट जजिंग राउंड में दिखाया उससे उसमें कितना इम्प्रूवमेंट किया नेक्स्ट जजिंग राउंड में, और उसके आगे जजिंग राउंड में। उसके बीच में जो जजिंग राउंड होता है उसमें वो रिव्यूज देते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में हम्म। क्या कमी है, क्या चीज बेटर कर सकते हैं, और उस रिव्यूज को इम्प्लीमेंट करना होता है। उस इम्प्लीमेंटेशन पे पॉइंट होते हैं, जैसे हमारा क्या था, अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज इम्प्रूविंग नशा मुक्त भारत अभियान। तो नशा मुक्त भारत अभियान हमें स्टडी करना था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से इतनी थी कि हमें नशा मुक्त भारत अभियान को मोर एफिशिएंट बनाना है और इम्प्रूव करना है बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो फिर हमें रिसर्च करनी थी कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं अभियान में। तो हमने काफी हम घुसना पड़ा, हमें नेशनल एक्शन प्लान पढ़ा, उसका NAPDDR आता है, तो वो सब पढ़ा हमने। तो पता चला कि कई ऐसी चीजें हैं जहाँ पे अगर हम टेक का यूज करें तो वो काफी सही से की जा सकती है। जैसे हमें पता चला कि नशा मुक्त भारत अभियान में गवर्नमेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है, इवेंट्स लाइक नुक्कड़ नाटक और बहुत सारे इवेंट्स कॉलेजेस में और हर जगह ऑर्गेनाइज कराती है। बट इन इवेंट्स को देखने का मतलब कि हमें पता ही नहीं चलेगा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं था जिससे हमें पता चले कि गवर्नमेंट यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही है। अगर कल को मेरे कॉलेज में इवेंट हो रहा है तो शायद मुझे पता हो, बट बगल वाले कॉलेज को नहीं पता होगा कि इस कॉलेज में इवेंट हो रहा है। और
दूसरी चीज थी कि जो वॉलंटियर्स जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, बिना वॉलंटियर्स के तो इवेंट हो नहीं सकता। तो जो वॉलंटियर्स इस अभियान से जुड़े हुए थे, उन्हें रिक्रूट करने का गवर्नमेंट के पास कोई सिस्टम नहीं था। तो अगर कोई वॉलंटियर्स नशा मुक्त भारत अभियान के साथ जुड़ना चाहता था तो उसे गवर्नमेंट को ईमेल करना पड़ता था। दैट वाज द ओनली वे कि वो उनसे जुड़ सकता था। तो कोई भी ऐसा स्ट्रीमलाइन वे नहीं था। तो हमने एक सॉल्यूशन, एक ही ऐप में सब कुछ इंक्लूड किया। हमने एक सोशल मीडिया टाइप भी बनाया उन्हें दिखाने, मतलब जो यूथ है, क्योंकि ड्रग्स के लिए गवर्नमेंट यूथ को ज्यादा टारगेट कर रही है। तो हमने यूथ को फेवरिंग के लिए हमने एक सोशल मीडिया ऐप टाइप भी बनाया। उसी ऐप के अंदर उसमें रील्स का फीचर भी दिया। और बेसिक था कि हम इवेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करा सके। तो एक पूरा इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम उस ऐप के अंदर हमने डाला था कि गवर्नमेंट जो भी इवेंट करा रही है तो उस लोकेशन के पास जितने लोग रह रहे हैं उन्हें नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ यहाँ पे इवेंट होने वाली है। प्लस जो लोग खुद को विक्टिम बता चुके हैं, मतलब जो ड्रग्स कर रहे हैं और वो एडिक्शन छुड़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट काउंसलिंग का भी हमने उसमें दिया था। प्लस हमने एक मुक्ति बॉट भी बनाया था। वो बॉट ऐसा था कि आप उसे नेटिव लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर सकते हो, वो नेटिव लैंग्वेज में रिप्लाई करेगा। और पूरे ऐप के जितने फीचर्स थे वो सिर्फ एक बॉट एनकम्पास कर देता था सब कुछ। तो ये आइडिया था। एंड देन वी गॉट द रिव्यूज। जब जजिंग राउंड चल रहे थे तो उसमें उनके ये रिव्यूज आ रहे थे कि हाँ ये सब तो ठीक है, बट लाइक द बॉट वाज ओनली इन इंग्लिश फर्स्ट। जब वी व्हेन वी क्रिएटेड दे सेड कि ये तो सही है बट इसमें तुम नेटिव लैंग्वेजेस का सपोर्ट लाओ। तो हमने फिर उस पर स्टार्ट कर दिया काम करना। एंड द नेक्स्ट जजिंग राउंड में हमें उन्हें दिखाना पड़ता था कि हाँ हमने ये करके दे दिया है। तो इस तरह से कुछ एसआईएस का चलता है। और इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। नाइस, काफी अच्छा रहा आपका आइडिया। तो ये जनरली आइडिया जो आते हैं या फिर दिए जाते हैं, तो ये आपको पहले से ही बता दिए जाते हैं या ऑन द सेम टाइम जब इवेंट चल रहा होता है तभी बताए जाते हाँ, तो हैकाथॉन्स काफी डिफरेंट होते हैं। तो अभी जो एसआईएच का होता है, एसआईएच में हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले से चूज करनी होती है और काम करना पहले से स्टार्ट कर देना होता है। यू गेट लाइक 2-3 मंथ्स ऑफ टाइम। तो एसआईएच में काफी टाइम मिलता है काम करने का। एंड दे वांट, उसका वो भी है कि अगर आपको 2-3 मंथ्स का टाइम मिल रहा है तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए। वो दिखना चाहिए कि आपने काम किया है। तो इट शुड नॉट लुक लाइक कि आपने 2 दिन दिया है बस उस पर। तो एसआईएच का ऐसा होता है। बट बाकी हैकाथॉन्स जो होते हैं तो उनमें ऐसा होता है कि 48 आवर्स हैकाथॉन्स होते हैं, 36 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो उनमें ये होता है कि आपको 48 आवर्स में ही सारा काम करना होता है, 36 आवर्स में, 24 आवर्स में। तो वहां पे मतलब काफी डिफरेंस होता है हैकाथॉन्स में इसको लेके। हैं। करेक्ट। सो आप अभी कोडसेप की बात की थी, तो कोडसेप में आपकी आई थिंक 3 स्टार है अभी रिसेंटली। सो आपको वहाँ का मोटिवेशन कैसे मिला और आपने किस टाइप के क्वेश्चंस करे, क्या क्या डिफिकल्टीज आई आपको? हाँ, तो कोडशेफ का ऐसा था कि मतलब इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यू एक्सप्लोर एवरी डोमेन यू वांट टू। मतलब मैं जब एआर ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी कर रहा था तो मुझे बाकी सारी डोमेन एक्सप्लोर करनी थी, क्योंकि लोग दूसरी दूसरी कर रहे थे। मुझे वेब करना था, एक्सप्लोर की क्या होता है। एंड एंड्रॉइड करना था, एंड्रॉइड वाज टॉप ऑफ माय माइंड। बट द थिंग इज कि उस टाइम कॉम्पिटिटिव कोडिंग इतनी ज्यादा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं इंडिया में मतलब कि जो रिक्रूटमेंट्स भी हो रहे हैं उसमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन्फोसिस, सीपीसी। तो ये था कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग तो करनी है, मतलब ऐसा हो गया था। तो बट मेरे दिमाग में था कि मुझे एक बार एक्सप्लोर तो करनी है कि ये चीज होती क्या है। तो एक महीना मैंने सब कुछ छोड़ के, मैंने डेवलपमेंट छोड़ दी और सब कुछ छोड़ के मैंने सिर्फ कोडशेफ को दिया था। एंड कोडशेफ के कॉन्टेस्ट होते हैं तो उसमें कॉन्टेस्ट में अब तो 4 डिवीजन हो गए हैं। द टाइम आई रीच 3 स्टार देयर वर 3 डिविजन्स। So in the third division there were 4 star and 5 star people. Sorry, the third division there were 1 star, 2 star people, and second division there were 3 star, 4 star people, and first division were 5 star, 6 star, 7 star people. तो मैंने जब डिवीजन 3 में स्टार्ट किया था तो फिर क्वेश्चंस मेरे से लग जाते थे, मतलब हो जाते थे क्वेश्चंस। और क्योंकि मैं थोड़ा डीएस से प्रैक्टिस करता रहता था तो क्वेश्चंस लग जाते थे। लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस नहीं लगते थे, आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस आते थे। और लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस नहीं लगते थे, बाकी लग जाते थे। एंड इन 2 to 3 कॉन्टेस्ट अगर आप लास्ट के 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब लगा ले रहे हो तो आपकी रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। तो इन 2 to 3 कॉन्टेस्ट आई गॉट 2 स्टार एंड देन आई गॉट 3 स्टार इन दिस वे। एंड फिर 3 स्टार के बाद क्या हो रहा था कि फिर मुझे क्वेश्चंस थोड़े हार्ड लग रहे थे। फिर मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इनके लिए अच्छे से, एल्गोरिदम्स, और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हाँ, उस टाइम मैंने उसके लिए फिर मुझे डेवलपमेंट में थोड़ा वो होने लगा और हैकेथॉन स्टार्ट हो गई थी तो मैंने उस वजह से उसे पॉज कर दिया। नाइस। तो आपको आई थिंक दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए ये, और आपके जी। प्लेसमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल करेगा।
सो आप अगर कॉलेज के जो फ्रेशर्स होते हैं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए क्या एक रोड मैप बताना चाहोगे जिससे कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं? हाँ, तो मतलब मैं फर्स्ट ईयर को तो यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हम आते हैं और हम मजे के मूड से आते हैं, फुल की मजा करेंगे कॉलेज में, और सेकेंड ईयर में फिर स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो मैं ये कहूंगा कि मजा तो करना चाहिए, फर्स्ट ईयर में ऑफ कोर्स मजा करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। बट द थिंग इज कि दिन भर मजा नहीं करना चाहिए। मतलब दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे तो हम आराम से दे सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता। मतलब 2-3-4 घंटे हमें ना करनी होती है कुछ चीजों को, और 2-3-4 घंटे निकल जाते हैं। तो 2-3-4 घंटे देने चाहिए जो, और अच्छा भी लगता है। अगर आपको डेवलपमेंट पसंद है, एक बार आप ट्राई करो, शायद आपको डेवलपमेंट पसंद भी आ जाए। तो फिर निकल भी जाएंगे 3-4 घंटे। तो डेवलपमेंट को तो देना चाहिए, मैं कहूँगा फर्स्ट ईयर को डीएसए एंड डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट फिर बाद में थोड़ा साइड लाइंस में आ जाती है। जब प्लेसमेंट स्टार्ट होता है तो फिर डीएसए पे लोग ज्यादा लग जाते हैं। तो आई वुड से कि फर्स्ट ईयर में अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, एक डोमेन को पकड़ना चाहिए। अगर आपको वेब पसंद आ रही है तो वेब को पकड़ो, अगर आपको एआईएमएल पसंद आ रही है, क्योंकि सारे डोमेन के प्रोजेक्ट आजकल मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग बना रहे हैं। तो कोई ऐसी डोमेन भी नहीं है जो टॉप है। तो सब, जो सारी डोमेन अच्छी काम कर रही है, एक डोमेन को पकड़ना चाहिए। एंड डीएसए आई थिंक दैट इज वेल एनफ, एंड मजा तो ठीक है चलता रहता है फर्स्ट। सेकेंड ईयर के लिए? हाँ, सेकेंड ईयर में आई वुड से कि प्रोजेक्ट्स अगर आपने फर्स्ट ईयर में बना लिए हैं तो काफी अच्छा है। तो आपके पास एक थोड़ा अपर हैंड रहेगा कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरफ जा सकते हो। अगर आपने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाया है तो पहला काम तो ये कि प्रोजेक्ट्स बना लो, अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के तैयार रखो, ताकि आपको बाद में प्रोजेक्ट्स के लिए दौड़ना ना पड़े कि या छापना ना पड़े। बेसिकली प्रोजेक्ट्स आप खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, और उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक्सप्लोर करो थोड़ा, क्योंकि वो बहुत काम आने वाली है। एट द एंड जब प्लेसमेंट्स होंगे तो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड जब होते हैं तो उसमें काफी काम आएगी। एंड इफ फॉर एनी रीजन आपको डेवलपमेंट काफी पसंद आ रही है और आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग पसंद नहीं आ रही है, तो आई वुड से गो फॉर ओपन सोर्स, क्योंकि ओपन सोर्स में भी अब बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में भी बनने लगी हैं, पहले कम होती थी। और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर को क्या करना चाहिए? थर्ड ईयर में अब मेरा जो फोकस है, आई वांट टू लाइक, मैं जीसॉक, मेरा अभी एक फोकस है, मैं ओपन सोर्स की तरफ थोड़ा जा रहा हूँ। और मैं दो चीजें लेके चल रहा हूँ। मुझे कॉम्पिटिटिव कोडिंग, मैं थोड़ा मतलब ऐसा चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चन है वो लग जाए। आई डोंट वांट कि मैं 5 स्टार 6 स्टार बहुत 7 स्टार हो जाऊँ, बट आई वांट कि कम से कम ओए के क्वेश्चंस मेरे से लग जाए खुद से, मुझे कहीं से देखना ना पड़े। एंड द सेकंड थिंग इज कि मैं थोड़ा ओपन सोर्स मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट में मैंने बताया स्टार्टिंग से ही थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मुझे ओपन सोर्स काफी अच्छा लग रहा है। सो आई वांट टू सी कि ओपन सोर्स में मैं क्या कर पाता हूँ, आई वांट टू एक्सप्लोर। ठीक है, तो मैं इसमें एड ऑन करना चाहूँगा, अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं तो लिटरली उन्हें सबसे पहले तो कोडिंग पे ध्यान देना चाहिए। अगर कोड एक लैंग्वेज आना चाहिए उन्हें, अगर कोई लैंग्वेज अभी तक उन्होंने नहीं सीखी है तो कोई एक लैंग्वेज फटाक से सीखें। तो उसके बाद वो एक प्रोजेक्ट बनाएं, जो कि फोर्थ ईयर का भी प्रोजेक्ट वही होना चाहिए, उस पर काफ़ी अच्छे से काम करें, एक्सप्लोर करें। एंड थर्ड, डीएस की प्रैक्टिस बहुत करें। डीएस की प्रैक्टिस इसलिए करें बिकॉज आपके प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुके होंगे, अगर फोर्थ ईयर में तो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, एंड थर्ड ईयर में तो आपके होने वाले हैं। तो अगली साल से आपको फोर्थ ईयर में जैसे ही जाओगे तो सितंबर और अक्टूबर से आपके प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, तो यू शुड अवेयर अबाउट दैट। तो आपको ये 3 पॉइंट्स को काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और अपनी तैयारी करनी